चलिए कल के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और शाहजहां से रिलेटेड कल तो हो गया था कहाँ तक, अकबर तक। तो जहांगीर से और शाहजहां, औरंगजेब, ये दो तीन शासक का शासन काल में झारखंड का किस प्रकार से इन्होंने झारखंड को प्रभावित किया, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो सवाल लाते हैं। मुगल इतिहास ग्रंथों में झारखंड के किस राजवंश के शासकों को जमींदार ए खान आलमा कहा गया है? क्यों कहा गया है? हाँ, क्योंकि इन्हीं के क्षेत्र में पड़ता था क्या, शंख नदी। ठीक है, और शंख नदी में हीरा मिला है। इसी कारण से मुगल इतिहास ग्रंथों में नागवंश का जो क्षेत्र उसको क्या बोला गया है, नागवंशियों को बोला गया है जमींदार ए खान आलमा। ठीक है, जमींदार ए खान आलमा। ठीक है, क्योंकि शंख नदी है ना, इनके क्षेत्र में ही शंख नदी पड़ता था, जिसमें क्या हीरे पाए जाते थे। ठीक है, इसमें हीरे पाए जाते थे, तो इनको क्या बोला गया, जमींदार ए खान आलमा, यानी कि हीरा खान का मालिक कहा गया। ठीक है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा, जहांगीर की आत्मकथा थी क्या, तुजुक-ए जहांगीरी, में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी में हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जहांगीरी हो जाएगा। आत्मकथा मतलब खुद से लिखा गया है ना, ऑटोबायोग्राफी, तो हो जाएगा तुजुक ए जहांगीरी। इसी तुजुक के जहांगीरी ग्रंथ में वो बात लिखा हुआ है कि शंख नदी में हीरे पाए जाते थे। मुगल बादशाह जहांगीर के समय निम्न में से कौन नागवंशी शासक थे? हाँ बिल्कुल, जहांगीर जब राजा था मुगल का, उस समय दुर्जन साल जो था वो नागवंशी राजा था। ठीक है, दुर्जन साल इस समय नागवंशी राजा था। दुर्जन साल किसका उत्तराधिकारी जानते हैं? नहीं जानते हैं ना। दुर्जन साल मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी है। ठीक है, कभी पूछ देगा तो याद रखिएगा, मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी। मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी था दुर्जन साल। ये जहांगीर का समकालीन। सन 1600 होगा ना, 1615 ईस्वी में जहांगीर ने किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और उसे कोकरा के हीरा खानों पर अधिकार करने का जिम्मा दिया? क्या होगा? पढ़ के आए हैं, पढ़ के आए हैं कि पहले पढ़े हैं? पहले पढ़ा वो बता रहे हैं कि ताजा ताजा पढ़ के आए हैं? पहले पढ़ा वो बता रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है। देखिए, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और कोकरा क्षेत्र में हीरा खानों पर अधिकार करने का आदेश दिया। यह अफजल खान नहीं होगा। क्या होगा? इब्राहिम खान होगा। कुछ बोल रहे हैं?
इसका इब्राहिम खां होगा। कोकरा क्षेत्र में हीरे का जो एरिया है उस पर जो कब्जा करने का जिम्मा दिया गया था, किसको दिया गया था? इब्राहिम खां को दिया गया था। और इब्राहिम खां ही वो व्यक्ति था जो यहाँ पर आक्रमण करता है, उस क्षेत्र पर कब्जा करता है और साथ ही साथ दुर्जन साल को गिरफ्तार कर लेता है। ठीक है, दुर्जन साल को गिरफ्तार करके कैद करके ग्वालियर के किले में ले जाने वाला कोई और नहीं था, इब्राहिम खां ही था। ठीक है, तो याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए, है कि नहीं। 1615 में 1615 यानी कि लगभग 10 वर्ष हुए थे जहांगीर के, है ना, 10 वर्ष हुए थे। और उसी समय बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया, किसको? इब्राहिम खां को। और इसी के नेतृत्व में कोकरा क्षेत्र में आक्रमण हुआ, हीरे खानों पर अधिकार हुआ और दुर्जन साल को गिरफ्तार करके, ठीक है, इब्राहिम खां ही था जिसने दुर्जन साल को गिरफ्तार किया था। ठीक, हाँ, गिरफ्तार किया और 12 वर्षों तक, ठीक है, 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद करके रखा। ठीक है, 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में इसको कैद करके रखता है। कौन? इब्राहिम खां ही गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति था, जो कि सूबेदार था। कहां का? बिहार का सूबेदार था। देखिए वो लोग क्या करते थे, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों के सूबेदार नियुक्त करते थे, उसी के नेतृत्व में ये चीजें होती थी। तो इब्राहिम खां कहां का सूबेदार था? बिहार का सूबेदार था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है उसी से रिलेटेड है। इब्राहिम खां ने दुर्जन साल को बंदी बनाकर कहां के किले में रखा था? ग्वालियर के किले में 12 वर्ष तक रखा। ठीक है, 12 वर्ष के बाद आप लोग पढ़े ही हैं कि हीरा का परखी होने के कारण इसको मुक्त कर दिया गया। ठीक है, मुक्त कर दिया गया, साथ ही साथ उसको दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी गई। ठीक है, दुर्जन साल को जहांगीर के दरबार में ही शाह की उपाधि दी गई। दुर्जन साल को मुक्त किया गया और उसको मुक्त करके उसको 6,000 रुपया सालाना कर पर उसको मुक्त कर दिया गया कि जो है आप जो है आपका राज्य हमारे अधीन है। 6,000 रुपया सालाना कर उसको देना पड़ता था। ठीक है, तो रीजन यही है कि वो हीरा का परखी होने के कारण उसको छोड़ा गया था। 2-3 बातें यहां से याद रखिएगा आप लोग। क्या क्या याद रखिएगा? ग्वालियर के किले में 12 वर्ष तक बंदी बनाकर रखा गया था। ठीक है, 6,000 रुपया सालाना कर पर मुक्त किया गया और साथ ही साथ शाह की उपाधि दी गई। ठीक है, तो ये 2-3 बातें जहांगीर के दरबार में दुर्जन साल से संबंधित आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन चेरो शासक, अभी हम लोग नागवंशी की बात कर लिए। ठीक है, जहांगीर का समकालीन नागवंशी शासक कौन हो गया? आपका दुर्जन साल। अब चलिए चेरो शासक में, तो मुगल बादशाह जहांगीर जिस समय दिल्ली सल्तनत का राजा था, उस समय पूछा जा रहा है कि उस समय चेरो शासक कौन था? कौन कौन था? सहबल राय और अनंत राय, दोनों उसके समय के टेन्योर में थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए और सी हो जाएगा, अनंत राय और सहबल राय। ठीक है, अनंत राय और सहबल राय। अनंत राय जो था ना, वो भागवत राय का उत्तराधिकारी है। ठीक है, अनंत राय। भागवत राय कौन है? क्षेत्रीय राजवंश में डिस्कस किए थे।
अच्छा, चेरो चेरो का स्थापना कौन किया था? भागवत राय जी ने किया था। संस्थापक वही ना चेरो वंश का। भागवत राय है ना। चलिए, तो इसी का उत्तराधिकारी कौन है? अनंत राय है। ठीक है। और अनंत राय के मरने के बाद कौन बनता है? सहबल राय बनता है। दोनों एक दूसरे के, तो दोनों इसके टेन्योर के हैं, जहांगीर के टेन्योर के चेरो शासक। ठीक है। आप लोग जैसे मैप में समझते जाइए कि हम लोग अभी जहांगीर के बारे में पढ़े, किस क्षेत्र के बारे में? नागवंशी के बारे में। सेपरेट करके थोड़ा क्लियर रखिए, क्योंकि कई बार क्या होगा कि मिक्सचर बन जाएगा कि जहांगीर के टाइम का है, पढ़ते पढ़ते हो जाता है कि जहांगीर के टाइम का है, और इधर आप नागवंशी की बात किए, चेरो की बात किए, और भी कहीं की बात किए। तो सेपरेट करने का प्रयास कीजिए, मैपिंग के थ्रू ये सब प्रैक्टिस कीजिए। सन 1607 ईस्वी में जहांगीर ने किसे बिहार का सूबेदार, अभी हम लोग देखिए जिक्र किए थे ना थोड़ी देर पहले कि सूबेदार बनाया था वो उसके नागवंशियों के आक्रमण के लिए। और अभी बात हो रही है कि जहांगीर बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया? जिसे पलामू के चेरो शासक अनंत राय पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ठीक है। तो यही सब छोटा छोटा जो है कंफ्यूजन हो जाता है, जिसके कारण आप लोग उस समय क्या बोल रहे थे? अफजल खां बोल रहे थे। वही हम आप लोग बोलना चाह रहे हैं कि इब्राहिम खां वहां पे है, अफजल खां यहां पे है, लेकिन उससे आपको ध्यान में नहीं रहा। अफजल खां तो बोल रहे हैं, अफजल खां तो था, सूबेदार था, लेकिन कहां के अभियान के लिए था? ठीक है। अफजल खां पलामू अभियान के लिए सूबेदार था, जबकि इब्राहिम खां नागवंशी क्षेत्र में अभियान के लिए सूबेदार था। ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा अफजल खां। इसमें हो जाएगा आपका अफजल खां। देखिए, अफजल खां को सूबेदार बनाया पलामू पर आक्रमण करने के लिए, पलामू अभियान के लिए, लेकिन पलामू अभियान इसका अधूरा रह गया। समझे? पलामू अभियान जो है वो अधूरा रह जाता है। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को। मुगल बादशाह जहांगीर ने किस चेरो शासक को मनोरंजनार्थ एक बाघ से निहत्था लड़ने के लिए, ये तो आप लोग उसमें भी पढ़े थे क्षेत्रीय राजवंश में, है ना? तो सहबल राय को बाघ से लड़वा दिया था, और उसी से लड़ते लड़ते उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अनंत राय के बाद यही था। अभी आप लोग पढ़े ना कि उसका समकालीन है। एक्चुअली ये सहबल राय बहुत डिस्टर्ब करता था मुगलों को। हाँ, ये लोग बंगाल अब आना जाना करते थे ना इस क्षेत्र से, तो खजाने लूट लेता था बार बार। ठीक है। अब पूरा था हट्ठा कट्ठा आदमी। ठीक है। शरीर से पूरा हट्ठा कट्ठा था, तो उसको बाघ से लड़वा दिया। ठीक है। तो इसीलिए इसको सजा दिया गया था। जहांगीर काल में बिहार के सूबेदार अफजल खान ने पंचेत के किस जमींदार पर आक्रमण किया? यहां भी अफजल खां है, पलामू के लिए भी अफजल खां है। क्या होगा? महिपाल सिंह होगा, वीर अमीर होगा। जहांगीर के काल में ही बिहार का सूबेदार अफजल खां, ठीक है, अफजल खां जो है किस क्षेत्र में? पंचेत क्षेत्र में जो जमींदार वीर हमीर है उस पर आक्रमण करता है, उसको अपने अधीन कर लेता है।
ठीक है। और इस अभियान में बंगाल के सूबेदार का मदद लेता है। ठीक है, यानी कि बिहार का सूबेदार अफजल खां बंगाल के सूबेदार के मदद से किसको, वीर हमीर को अपने ये में ले लेता है। बंगाल का सूबेदार था इस्लाम खां। ठीक है, बंगाल का सूबेदार इस्लाम खां। यानी जहांगीर के काल में बिहार का सूबेदार अफजल खां बंगाल के सूबेदार इस्लाम खां की मदद से पंचेत क्षेत्र के जमींदार वीर हमीर को पराजित करता है, उसको अपने अधीन कर लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। दक्षिण के सूबेदार शहजादा खुर्रम। खुर्रम कौन है? खुर्रम इसका बेटा है शाहजहां, उसको दक्षिण का सूबेदार बनाया था। तो जहांगीर जब उसको दक्षिण का सूबेदार बनाया, कुछ समय बाद ना जब खुर्रम को यह लगने लगा कि राजा के हर मैटर पे उसकी पत्नी का इंटरफेरेंस है। ठीक है, नूरजहां हर राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप कर रही है। नूरजहां उनकी अपनी मम्मी नहीं थी। ठीक है, तो इससे जो है खुर्रम को आया गुस्सा। खुर्रम को जब गुस्सा आया तो वो उसके जो दूसरे क्षेत्र का सूबेदार था उसी से भिड़ गया, उसी को हरा दिया, उसी को मार दिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? हाँ देखिए, बंगाल का सूबेदार यानी दक्षिण का सूबेदार जो खुर्रम था, शाहजहां था, वो कारण आप लोग को समझ में आ गया। उसी कारण से बंगाल के सूबेदार इब्राहिम खां को मार गिराता है। और ये कहां मार गिराता है? राजमहल क्षेत्र में। ठीक है, राजमहल क्षेत्र में लड़ता है और उसको मार गिराता है। तो याद रखिएगा। और यहीं से समझिए तो तकरार भी शुरू हो गया। शाहजहां एक एक क्षेत्र पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। राजमहल में इसको मार करके राजमहल क्षेत्र पर ये क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। आई थिंक बंगाल क्षेत्र पे, बंगाल का सूबेदार था ना वो, बंगाल क्षेत्र पे वो कब्जा कर लेता है। शाहजहां के समकालीन नागवंशी, अब आ गए हम लोग शाहजहां में। जहांगीर की बात हो गई, ठीक है, जहांगीर की बात हो गई, हम लोग शाहजहां की बात कर रहे हैं। तो शाहजहां के समकालीन नागवंशी शासक कौन था? बिल्कुल दुर्जनशाली होगा। ठीक है, शाहजहां क्योंकि दुर्जनशाल तो था ही ना, दोनों का समकालीन रहा है ये। ठीक है, तो शाहजहां के समकालीन जो आपका नागवंशी शासक कौन था? दुर्जनशाल था। ठीक है, क्योंकि वहां से मुक्त होकर आ गया था, फिर यहां पे रह रहा था वो। दुर्जनशाल ने 1627 में खुखरा के स्थान पे कहां बनाया था? दोईसा में राजधानी बनाया। यहीं पर बनाया क्या? नौरत्नगढ़ का किला, या राजप्रसाद बोलते हैं ना, राजप्रसाद। ठीक है, और इसमें ना मुगलों से प्रभावित होकर, क्योंकि वहां गया था, ठीक है, दिल्ली गया था, ग्वालियर वगैरह गया था, तो मुगल से प्रभावित होकर के झरोखा दर्शन का व्यवस्था किया। झरोखा मतलब बालकनी समझ सकते हैं। झरोखा मतलब बालकनी हो गया, वो डिजाइनदार।
हाँ, ऊंचाई पे रहता है। हाँ, नीचे प्रजा रहती है, ऊपर राजा, बालकनी टाइप का होता है। ठीक है। तो झरोखा दर्शन मुगलों से प्रभावित होकर ही दुर्जन साल जो है बनवाया था 1627 में, अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया था। चलिए, नागवंशी शासक रघुनाथ शाह किस मुगल बादशाह के समकालीन था? क्या होगा? रघुनाथ शाह की बात हो रही है ना। रघुनाथ शाह क्या बनवाया है? कौन कौन सा? मदन मोहन मंदिर, जो कि है कहाँ? बोड़िया में। और राम सीता मंदिर कहाँ? चुटिया में। इस दोनों का निर्माण कराया है कौन? रघुनाथ शाह। ठीक है। दोयसा जानते हैं? दोयसा जो है नागवंशियों की राजधानी लगभग 100 वर्षों तक रही थी। 100 साल तक ये नागवंशियों की राजधानी थी दोयसा। ठीक है। चलिए, तो इसका देखिए, यहाँ जो हम लोग पढ़े ना, क्या शाहजहां के समकालीन, हम्म, रघुनाथ शाह जो है ना, उसका शासनकाल 1640 से 1690 रहा है। ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें एक आंसर नहीं होगा, क्योंकि रघुनाथ शाह कब से कब तक रहा? 1640 से 1690। यहाँ थोड़ा ऑप्शन सेटिंग में गड़बड़ हुआ है। यानी रघुनाथ शाह ये दोनों का समकालीन है। किसका किसका? शाहजहां और औरंगजेब। क्योंकि आप लोगों को कार्यकाल पता है। हाँ, शाहजहां का कार्यकाल कब से कब तक था? 1605 से तो इसका था, जहांगीर का था, अकबर के बाद। शाहजहां का था 1627 से, है ना। 1627 से शाहजहां का था 1655 के आसपास। ठीक है। एग्जैक्ट 55 है 56 है, हमको याद नहीं आ रहा। तो आपका शाहजहां का, उसके बाद अपने पिता को ही ये करके औरंगजेब बैठ जाता है गद्दी पे। 1707 तक रहता है वो। ठीक है। शाहजहां का जिस तरह का लंबा कार्यकाल है, उसी तरह का औरंगजेब का लंबा कार्यकाल है। शाहजहां जितना मिला जुला के चलने वाला था, औरंगजेब उतना ज्यादा क्रूर था। ठीक है। हाँ, तो ये दोनों का समकालीन हो जाएगा। शाहजहां का भी समकालीन हो जाएगा, औरंगजेब का भी समकालीन हो जाएगा। कौन? रघुनाथ शाह। ठीक है। तो इसका, इसके द्वारा निर्मित मंदिर है मदन मोहन मंदिर बोड़िया, और राम सीता मंदिर चोटिया। शाहजहां के समकालीन पलामू के चेरो शासक कौन था? कौन होगा? शाहजहां के समय पलामू का चेरो वंशी शासक का नाम पूछ रहा है। मेदनी राय नहीं होगा, आनंद राय भी नहीं होगा। अरे प्रताप राय होगा, पलामू का पुराना किला इन्हें बनाया था। पलामू का पुराना किला ही ने बनवाया था। तो हो जाएगा प्रताप राय। शाहजहां के समकालीन चेरो शासक कौन हो जाएगा? प्रताप राय हो जाएगा। प्रताप राय जो है ना, वो सहबल राय का उत्तराधिकारी है। सहबल राय कौन है?
बाघ से लड़ने वाला ना। हैं? क्या प्रताप राय ऑप्शन रहेगा तो? न- कैसे नहीं देता ऑप्शन? यही है, ये समकालीन तो। प्रताप राय ही है, पूरा एग्जैक्ट आंसर है, इसमें कोई ये नहीं है। सन 1632 में बिहार का मुगल सूबेदार अब्दुल्ला खां, ठीक है, को पलामू का क्षेत्र जागीर के रूप में दिया गया। उसका सालाना कर कितना रुपया तय किया गया? लाख में पहुंच चुके हैं ना। 1,36,000। 1,36,000। याद रखिएगा 1632 की बात है। बिहार का मुगल सूबेदार कौन? अब्दुल्ला खां। अब्दुल्ला खां को पलामू के क्षेत्र में जागीर के रूप में दिया गया था। उसका सालाना कर निर्धारित किया गया था 1,36,000। मुगल बादशाह शाहजहां के बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां कब पलामू पर आक्रमण किया था? 12 अक्टूबर 1641 ईस्वी को बिहार का सूबेदार शाइस्ता खां आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखिए, मुगल बादशाह शाहजहां के बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां जब 12 अक्टूबर 1641 ईस्वी को पलामू पर आक्रमण किया तो पलामू का शासक प्रताप राय ने कितने रुपए कर देने तथा पटना में हाजिरी लगाने की बात की? तो ये 80,000 रुपया कर देने के लिए तैयार हुआ और बोला कि हम पटना में हाजिरी लगाएंगे। ठीक है, ये कितना लिखा हुआ है? ये वाला होगा ना। 80,000 रुपया कर देने के लिए तैयार हुआ कौन? प्रताप राय। ठीक है, होता क्या था ना, ये लोग कर देने के लिए तैयार तो हो जाता था, लेकिन एक आध 2 महीना दे के मटिया देता था। ठीक है, फिर ये लोग को उंगली करना पड़ता था, फिर आक्रमण करता था, फिर प्रेशर देता था, फिर देना स्टार्ट करता था। ठीक है, तो इस समय शाइस्ता खां आया, तो शाइस्ता खां कबुलवा के गया, कुछ महीने बाद फिर बंद कर दिया, तब फिर भेजा जबरदस्त खां को। ठीक है, तो जबरदस्त खां जब आया तो 1,00,000 रुपया निर्धारित किया। ठीक है, जब जबरदस्त खां के नेतृत्व में बिहार का मुगल सूबेदार इतिकाद खां को चेरो शासक प्रताप राय पर आक्रमण करने भेजा गया तो प्रताप राय यहां पर कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपया सालाना निर्धारित हुआ। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। किसके समय? शाइस्ता खां के समय 80,000। ठीक है, और जबरदस्त खां के समय जबरदस्त 1,00,000। जबरदस्त खां जब इस अभियान को जीत करके वापस लौटता है तो उसको 2,000 मनसबदार बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन भी है, कितना हजारी मनसबदार? 2,000 मनसबदार। इसको लिख सकते हैं इनाम स्वरूप 2,000 मनसबदार। आप कहीं और का 1,000 का याद आ रहा होगा, इतिहास वाला याद आ रहा होगा, इंडियन हिस्ट्री वाला। 2,000 मनसबदार इसको दे दिया जाता है, किसको? जबरदस्त खां को। ठीक है,
किस पंचेत राजा ने मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा पराजित होने पर अपनी राजधानी ही परिवर्तित किया? क्या होगा? वीर नारायण सिंह को लगा कि राजधानी जो है सुरक्षित नहीं है, इसलिए वीर नारायण सिंह ने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने किन शासकों से निकट संपर्क स्थापित किए? दोनों से, नागवंश और चेरोवंश, दोनों से निकट संपर्क स्थापित किया था कौन? औरंगजेब। मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन नागवंशी शासक निम्न में से कौन थे? देखिए, रघुनाथ शाह भी था और राम शाह भी था। राम शाह से इसका बहुत बढ़िया संबंध था, ठीक है? हाँ, राम शाह के साथ औरंगजेब का कहा जाता है कि सौहार्दपूर्ण संबंध था, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोनों हो जाएगा, यानी कि औरंगजेब के समकालीन नागवंशी शासक एक रघुनाथ शाह, जो कि शाहजहां का भी समकालीन रहा है कि नहीं, और दूसरा राम शाह। बोड़िया स्थित मदन मोहन मंदिर यही बनवाया है, रघुनाथ शाह बनवाया है बोड़िया स्थित मदन मोहन मंदिर। पलामू के चेरोवंशी शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन? मेदिनी राय, जिसने गद्दी पर बैठते ही मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं, अस्वीकार, ठीक है। हाँ? अंग्रेज का कहानी यहाँ पे तो हम लोग मुगल में अभी हैं। ध्यान में नहीं आ रहा कहानी क्या है। इसका क्या होगा बताइए? अच्छा, क्वेश्चन है ना। मेदिनी राय अस्वीकार कर लेता है, फिर इसका युद्ध भी होता है, युद्ध भी भयंकर होता है और युद्ध में अच्छे से लड़ता है, लेकिन अंत रूप में ये पराजित हो जाता है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को पढ़िए, आप लोग बताइए कौन सा गलत है। ए ऑप्शन यहीं पर आ गया, देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, ए ऑप्शन यहां पर है। ए ऑप्शन है कि बिहार का मुगल सूबेदार दाऊद खां मेदिनी राय के विरुद्ध 1660 में अभियान चलाया था। दूसरा है कि पलामू के नए किले के निकट औरंगा नदी के तट पर चेरो और मुगलों का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? औरंगा नदी के तट पर। संघ कहां से आ जाएगा उधर? ठीक है, देखिए ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है। चेरो ने अपनी वीरता का परिचय तो दिया, लेकिन अपना विजय सुनिश्चित नहीं कर पाया, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन भी छोटा सा बन सकता है कि मेदिनी राय और मुगलों के बीच में किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन हम बना के आप लोगों को दे देंगे। क्या होगा? औरंगा नदी के तट पर। पलामू विजय के बाद दाऊद खां ने किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया? क्या होगा? इतिकाद खां हो जाएगा। पलामू जीतने के बाद दाऊद खां जो है पलामू का फौजदार बनाता है, किसको? इतिकाद खां को बनाता है। मनकली खां होगा। इसका आंसर मनकली खां होगा, इतिकाद खां नहीं होगा। इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे आप लोग इतिकाद खां, इसलिए आपके कॉन्फिडेंस में हम भी हो गए। मनकली खां हो जाएगा, ठीक है। पलामू विजय के बाद दाऊद खां जब जीत जाता है तो पलामू का फौजदार किसको बनाता है? मनकली खां को बनाता है। इतिकाद खां नहीं होगा, मनकली खां होगा।
दाऊद खां फिर पलामू से लौटता है तो सिंह द्वार साथ लेके जाता है और अपने यहाँ जाके लगवा लेता है औरंगाबाद के पास। औरंगाबाद के पास दाऊद खां से रिलेटेड एक जगह का नाम है दाऊद नगर, ठीक है। औरंगाबाद के बगल में एक छोटा सा शहर है दाऊद नगर, वहीं पे ये सिंह द्वार जाकर के लगा दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सा पुरहाट नरेश मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन था? हम लोग चले गए सिंहभूम साइड ना, बताइए कौन सा पुरहाट नरेश मुगल बादशाह किसके? औरंगजेब के ना। औरंगजेब के समकालीन पुरहाट नरेश कौन था, ये बताना आप लोग को। नहीं याद आ रहा है? इसका होगा महिपाल सिंह। महिपाल सिंह एक पुरहाट नरेश है जो कि औरंगजेब के समकालीन पुरहाट का राजा था, याद रखिएगा इसको भी। इस बात का हालांकि कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि सिंहभूम क्षेत्र में औरंगजेब का कोई प्रभाव रहा है, समझे, कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो चूंकि प्रमाण नहीं मिलता है तो हम लोग नहीं मानते हैं। सिंहभूम क्षेत्र में औरंगजेब का कोई प्रभाव नहीं माना जाता है क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। समकालीन बस हम लोग पढ़ लिए कि उस समय जिस समय औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था उस समय सिंहभूम क्षेत्र में पुरहाट में किसका शासन चल रहा था? महिपाल सिंह का। निम्न में से किसके द्वारा कुंडा राज की स्थापना की गई थी, बताइए। जिसके साथ औरंगजेब का सौहार्दपूर्ण संबंध था, ठीक है। राम सिंह ने कुंडा राज की स्थापना करी थी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। राम सिंह के द्वारा कुंडा राज की स्थापना की गई थी। इसको बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा इसमें? कितना होगा? पांचों का नाम बताइए। एक है छय, चंपा, 500 बताना है। छय, चंपा और कुंदा भी एक है। कुंदा, रामगढ़ और खड़गडीहा। कुंदा, हाँ, रामगढ़ और खड़गडीहा। हजारीबाग क्षेत्र में औरंगजेब के शासनकाल में जो प्रमुख राज थे, छय था, चंपा था, कुंदा था, रामगढ़ था और खड़गडीहा था। ये सब हजारीबाग क्षेत्र में औरंगजेब के शासनकाल में प्रमुख राज हुआ करते थे, ठीक है। चलिए, तो यही सब कहानी है। आप लोगों को जहां जहां थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था ना, उसको एक शॉर्ट नोट्स ऐसा बनाइएगा कि उसको रिवीजन करने में इजी पड़े, समझे। शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, जैसे जहां जहां कंफ्यूजन हो रहा है उसको एक जगह लिख लीजिएगा टेबल बना करके, तो थोड़ा इजी पड़ेगा आपको। चलिए, तो आज इतना ही, देखते हैं इसका क्लास और कौन सा लिया जा सकता है। विद्रोह को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। अंग्रेज वाला भी तो है ना बचा हुआ। अंग्रेज का पूरा, अंग्रेजों का प्रवेश से लेकर के उधर का बचा हुआ है, फिर आपका विद्रोह वगैरह करा देंगे, बच जाएगा खाली एंशियंट हिस्ट्री में,
ठीक है, तो एनसीएंट में तो है सब रटने वाला, है कि नहीं? कहाँ कहाँ क्या क्या मिला है वही सब ना है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म